चलिए जी, आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग आगे के जो संविधान संशोधन या फिर आकस्मिक निधि, संचित निधि, पूरा संविधान का हम लोग चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे न्यायपालिका। आज के क्लास में हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका में हमारे देश में 3 तरह की न्यायपालिका है। बताइए, कोई मोहब्बत से आंसर कीजिए, 3 तरह का न्यायपालिका कौन कौन सुप्रीम सा है? कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्च हाँ, सुप्रीम कोर्ट, उच्च सुप्रीम न्यायालय कोर्ट, और न्यायालय, अधीनस्थ हाई न्यायालय। कोर्ट। ठीक है। हाँ, अधीनस्थ न्यायालय जिला में होता है। ठीक है। चलिए, पहले हम इसमें पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनमें कितने जज होते हैं, क्या प्रक्रिया है, वगैरह सब बातें पढ़ेंगे। चलिए, हमको पहला क्वेश्चन आप लोग से यही है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? किसी का आंसर नहीं आया जी। ऑप्शन दीजिए ना सर। हाँ, ऑप्शन 33+1 है ना। 33+1 बढ़े तो नहीं है? ठीक है। 34 होगा। हाँ, 33+1 34 हुआ ना। एक मुख्य न्यायाधीश, आप प्लस में 33 है तो 34 हो गया। ठीक है। ठीक। चलिए, भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है बताइए? तो बॉम्बे में कि दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा, बहुत सुंदर जवाब है, दिल्ली में। कोई बॉम्बे वाले नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है। चलिए, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनिमयन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। ठीक है। अगर कोई संशोधन करना है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो ये हमारा भारतीय संविधान का संसद करेगा। ठीक है। संसद में कौन कौन आता है बताइए तो? संसद में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा राज्यसभा। ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और ये असम। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति भूलना नहीं है। राष्ट्रपति भाई संसद का ही भाग है, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 123 की 124? 124 हाँ, 124 में। 124। हाँ, बहुत बढ़िया। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान 124 में है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। 33+1 34 हो गया कुल। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में हो गई थी। अगर मूल संविधान में कहेगा कि कितने न्यायाधीश थे, तो 8 थे। ठीक है। 7+1। अच्छा, ठीक है, 7+1 7 अन्य और एक मुख्य। ठीक है, मूल संविधान में। बाद में काम के बढ़ते दबाव के देखते हुए 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या 1956 में 11 कर दी गई। 1960 में यह संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई। 1978 में फिर बढ़ाया गया और 18 कर दिया गया। 1986 में फिर बढ़ाया गया, 26 कर दिया गया। और 21 फरवरी 2008 में उच्चतम न्यायालय में फिर बढ़ाया गया और 25 कर दिया गया। ठीक है। हाथ उठा रहा है, उसको ही कर दीजिए। और वर्तमान में अभी 25 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 33+1 34। ठीक है। सर, हाँ अच्छा ठीक है, हो गया। हाँ, बोलिए। हो गया। हाँ ठीक है, अनम्यूट कर दिए। ठीक है। जी। हाँ, कर दिए कर दिए। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं या फिर हाई कोर्ट के भी जज हैं, उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। याद रखना है आपको। जो पढ़ाते हैं उसको दिमाग में छाप लेना है, उसका बार बार रिवीजन करना है। हम रिकॉर्डिंग डाल देते हैं यूट्यूब पे। ठीक है। और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लेना है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है कि नहीं है? नहीं है हाय है। हाय सर। निर्धारित है ना?
अच्छा। है। हाँ, न्यूनतम आयु, देखिए, न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, ठीक है ना। न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु निर्धारित है। अधिकतम आयु कितना निर्धारित है? 65 साल, ठीक है। हाँ, 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। न्यूनतम आयु ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इतना साल होना ही चाहिए। ऐसे सरकारी नौकरी में 21 साल मिनिमम, 18 तो होता ही है, ठीक है। ऐसे भी जज बनने के लिए पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा, सब करेगा, तो न्यूनतम आयु इसके लिए निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु निर्धारित है, याद रखना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं, ठीक है। इनको अगर कोई हटाना चाहता है तो आपको पता है महाभियोग की प्रक्रिया होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए। और लास्ट में कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वेतन कितना है? अभी शायद बढ़ गया है, ठीक है ना, अभी और बढ़ गया है, 2,80,000 दिया है यहाँ पर, अभी और बढ़ गया है, शायद करंट अफेयर का नहीं क्वेश्चन सर, था। वो तो उतने है, 2,80,000 नया डाटा। अच्छा, 2,80,000 ही है, ठीक है। तो हाँ उच्चतम सर। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 है, और अन्य न्यायाधीश का 2,50,000, 2.5 लाख रुपया प्रति माह वेतन है, ठीक है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये वाई.वी. चंद्रचूड़, इनके पिताजी हैं, ठीक है। अभी कौन है? डी.वाई. डी.वाई. चंद्रचूड़ के चंद्रचूड़ है बाबू, ना। डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाबूजी है। हाँ, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिताजी हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ये 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक ये 2696 दिन जज के पोस्ट पर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश के पोस्ट पर, और अभी उनका लड़का बना है, ठीक है। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं ये कमल नारायण सिंह है। 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक मात्र और मात्र 17 दिन जज रहे हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया, तब भारत के न्यायाधीश कौन थे? जब पीआईएल लाया गया था ना, पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक लिटिगेशन है, इंटीफेस, ऐसी होता है लिटिगेशन, पब्लिक हाँ, पब्लिक, उसके बाद आई से क्या है? लिटिगेशन, और उसके बाद आई से क्या नहीं है, नहीं, क्या आई पहले है, पीआईएल कह रहे हैं, पीआईएल पब्लिक। पीआईएल। आई हाँ से सर। कुछ है, इंटीग्रेशन है कि क्या है? इंटीग्रेशन, लिटिगेशन तो सही बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि जनहित याचिका जो होता है ना, वही है पीआईएल, ठीक है। इंटरेस्ट सर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ये जनहित याचिका होता है। जब जनहित याचिका की मुकदमा हुआ था, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती थे, ठीक है। पीएन भगवती थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या है, अगर हम ये पूछेंगे तो पहला तो हर चीज में आता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ठीक है। कोई भी हाई कोर्ट में, या तो एक ही हाई कोर्ट में, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में, अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार 5 साल तक न्यायाधीश होना चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा शर्त यह है, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। देखिए, यहाँ पर 3 बातें हैं महत्वपूर्ण। पहला बात यह है, या तो हाई कोर्ट का वो जज होना चाहिए, या तो फिर किसी भी न्यायालय में। अब किसी भी न्यायालय, यहां जो वर्ड आ गया, तो हम अधीनस्थ न्यायालय भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें 5 साल तक जज का काम किया होना चाहिए वो, ठीक है। या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हुआ होना चाहिए आदमी। 10 साल तक अगर कोई वकालत करता है, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। किसी हाई कोर्ट का जज है, तब भी वो जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का। या फिर किसी भी न्यायालय में 5 साल तक अगर करता है काम, तभी बन सकता है जज के रूप में, ठीक है। या फिर राष्ट्रपति की नजर में वो सर्वोच्च व्यक्ति है कानून के हिसाब से, ठीक है, उसको राष्ट्रपति भी बना सकता है। यहाँ पर राष्ट्रपति को पावर दिया गया है, ठीक है।
अगर राष्ट्रपति की नजर में सर्वोच्च कानून ज्ञाता है तो उसको राष्ट्रपति बना सकता है बिना वकीलात के ही, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर जज रिटायर हो गया सुप्रीम कोर्ट का ना, तो उसके बाद वकालत नहीं कर सकता है, वो घर बैठेगा अपना, 65 साल के बाद क्या करेगा, ऐसे ही बूढ़ा हो जाता आदमी, ठीक है, तो वकालत नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। बहुत सुंदर मीनू गुप्ता, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिलाता है, बहुत सुंदर। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है, ठीक है ना। ये पावर है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भारत का, कि वो कहीं भी बैठक बुला सकता है, सुनवाई कर सकता है, ठीक है ना। कब करेगा सुनवाई? राष्ट्रपति के परमिशन से, ठीक है। अभी तक कहाँ कहाँ सुनवाई हुआ है ऐसा? हैदराबाद और श्रीनगर, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करेंगे तो प्रारंभिक इसका क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है? देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये हो तो प्राइमरी क्लास नहीं हुआ, ठीक है। प्रारंभिक का मतलब ये होता है कि सबसे पहले उस केस को लेना है उसको, ठीक है ना, सबसे पहले उस केस को हैंडल करना है और बाद में पेंडिंग में रहेगा, लेकिन उस केस पर प्रारंभिक सुनवाई होगा सबसे पहले। प्रारंभिक मतलब शुरुआती सुनवाई, इस पे इसको करना ही करना है। अभी देखिए झारखंड वाला केस गया ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बोला कि ठीक है हम 2 तारीख का उसका सुनवाई करेंगे, मतलब तुरंत केस गया, वैसे अगला दिन डेट भी मिल गया, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर, ठीक है। अब बाकी दूसरा केस पेंडिंग में जाए, नहीं तो यहाँ 2-2 महीना तक डेट नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, लेकिन तुरंत मिल गया क्योंकि प्रारंभिक केस है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या आता है, भारत संघ तथा एक से अधिक राज्य के मध्य उत्पन्न विवाद, ये राज्य से संबंधित था, सीएम से संबंधित था, इसीलिए राज्य का मैटर था, राज्य केंद्र का मैटर था, तो उसको पहला ही लेना है, उसको केस उसको लेना ही लेना है, ठीक है। भारत संघ तथा कोई एक राज्य अनेक राज्यों, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार और किसी राज्य के बीच विवाद हो गया, जैसे अभी झारखंड और केंद्र सरकार, ठीक है, तो उसको सबसे पहले लेना है। 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच ऐसे विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकार निहित है, ठीक है। कुल मिला के इतना बात ध्यान रखिए कि सेंट्रल और स्टेट का मैटर पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट को लेना ही लेना है। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है, अगर उस क्या, हाँ ठीक है, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया। दूसरा जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार इसका है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में जो आता है ना, हाई कोर्ट से अगर डिग्री नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट गए अपील करने के लिए, हायर अथॉरिटीज के पास, वही है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय हम कहेंगे तो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, सबसे बड़ा। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है, ठीक है। हाई कोर्ट का विरोध निर्णय सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अभी आपने देखा था जो राहुल गांधी के मैटर में भी अहमदाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट जो है फैसला दे दिया था कि 2 साल का जो है सजा यथावत रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत पलट दिया। तो किसी भी भारत के हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील कहां दायर किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा, सुनवाई करेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण हैं और तीनों प्रकार का प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है केस। संवैधानिक है, दीवानी और फौजदारी। मिलिट्री वाला जो केस होता है ना, वो भी जाएगा यहीं पर, चांदनी सिद्दीकी, ठीक है। चलिए उसके बाद ये अपीलीय बता दिए। अब आता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार आता है, परामर्श के रूप में काम करता है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करता है ना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के
विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। ये किस आर्टिकल में है? तो 143 आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय से वो सलाह ले सके, ठीक है, लेकिन वो सलाह देना ही है उसको, ठीक है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करे ये राष्ट्रपति के हाथ में है। सलाह उसको सुप्रीम कोर्ट को देना है, 143 में लिखा गया है, तो देगा ही देगा, लेकिन उसको माने या ना माने ये राष्ट्रपति का अपना अधिकार है। तो ये परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। उसके बाद आता है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, ठीक है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है, ठीक है ना। जी सर। हाँ देखिए, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार गुलशन आए हैं, अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है। देखिए, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार एक बार और पढ़ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है, ठीक है ना। मतलब आप लोग देखते नहीं है कितना बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट देता है और दोबारा उस अप्लाई किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की अपना जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट उसी पर क्या करे, वो पुनर्विचार करे कि दोबारा विचार करे कि आप कहीं सही जजमेंट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, एक बार और विचार किया जाए। तो ये पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये भी अधिकार, वो दोबारा अपने जजमेंट पे विचार कर सकता है, ठीक है। ये चौथा उसका क्षेत्राधिकार है। पांचवा जो है अभिलेख न्यायालय। देखिए होता क्या है कि आप लोग पढ़े होंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है किसी भी केस से या हाई कोर्ट, तो निम्न जो अदालत है या कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का उस जजमेंट को दिखाया जा सकेगा, वो मान्य रहेगा। मान लीजिए एक ही केस के लिए हर बार हर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अगर डिग्री हो गया तो पूरे भारत में लागू हो जाएगा, इस प्रकार से आप समझिए, ठीक है। तो बिना डिग्री का ही आपको केस लड़ने का जरूरत नहीं है। अगर आपका केस उस प्रकार से है कि सुप्रीम कोर्ट में उस प्रकार का केस गया हुआ है पहले और सुप्रीम कोर्ट में डिग्री हुआ है, तो उस डिग्री की कॉपी आप कहीं भी निम्न न्यायालय में या हाई कोर्ट में दिखा सकते हैं कि देखिए सर ये सेम मेरा यही मैटर है और इस पर जो पहले फैसला हो चुका है, तो आप इस कॉपी के आधार पर हमको डिग्री दिया जाए तो आपका मान्य होगा। लेकिन सेम टू बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? मेरा आवाज आया कि नहीं आया? रुक गया था सर। अच्छा रुक गया, कहाँ से रुक गया था बताइए तो, हम तो बोले जा रहे थे, बताइए कहाँ से रुक गया था? बाध्य है या नहीं? है? अच्छा ये जो हम परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार बताए हैं समझ में आ गया था? अभिलेख न्यायालय समझा रहे थे, अभिलेख न्यायालय ही समझाइए। ठीक है, अभिलेख न्यायालय बता दिए थे, ठीक है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान देता है। 129 आर्टिकल में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किस रूप में काम करेगा? अभिलेख न्यायालय में। अर्थात ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वह पूरे देश में प्रत्येक कोर्ट पर लागू हो जाएगा यथावत, उसको दिखा सकता है आदमी, ठीक है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। अभी हम बताए थे कि आपका सेम टू सेम वही केस है, तो आप निम्न अदालत में, अधीनस्थ अदालत में या हाई कोर्ट में आप दिखा सकते हैं उस लेटर को, उस जजमेंट को प्रमाण के रूप में, लेकिन आपका केस जो है उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद छठा जो इसका क्षेत्राधिकार है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। आर्टिकल 32 में लिखा गया है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 में लिखा गया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा और न्यायालय मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए
5 तरह का परामर्श जारी करता है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है, ये लेख जारी करता है, रीट जारी करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन, ये इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम 5 होनी चाहिए, अनुच्छेद 145(3) में लिखा गया है। ठीक है ना, निर्वाचन से संबंधित और अगर कोई मैटर है ना तो उसमें कम से कम 5 जज फैसला करेगा, कम से कम, यह अनुच्छेद 145(3) में लिखा गया है। तो बहुत ज्यादा बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझाए हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका आप लोग को फायदा उठाना है। ठीक है, एक बार क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, आपको बार बार वीडियो को देखना है, हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, और इस बात को आपको समझना है, उसको बार बार पढ़ना है, कल पढ़ के आना है, कल फिर इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है।